नशेब में शिमले की इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम दरख्तों में काफी दूर तक इधर उधर दौड़ते चले गए। औरंगजेब शॉर्टकट रास्ते से ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की कोठी की तरफ जा रहा था। वो इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। 15-20 मिनट तक पहाड़ी पगडंडियों पर चलते रहने के बाद हम एक ऊंची जगह पर आकर रुक गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, वो कोने वाली कोठी ब्रिगेडियर मुखर्जी की है। नीचे ढलान थी। आगे कुछ फासले पर एक कोठी में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। औरंगजेब ने एक रोशनी की तरफ इशारा करके कहा, ये कोठी के गेट की बत्ती है। वहां फौजी गार्ड्स हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें कोठी की दीवार नजर आ रही है? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। कोठी की दीवार कहीं कहीं दरख्तों में छुपी हुई थी। दीवार पर कहीं कहीं खंभों के साथ बिजली के बल्ब जल रहे थे। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, हम इस वक्त कोठी के पिछले हिस्से की तरफ खड़े हैं। वो रोशनदान की रोशनी उर्मिला मुखर्जी के बाथरूम के बल्ब की है। हम उस तरफ से दीवार फांद कर अंदर जाएंगे जहां थोड़े थोड़े फासले पर 2 दरख्त हैं। उनकी शाखें दीवार के ऊपर झुकी हुई हैं। ब्रिगेडियर ने सिक्योरिटी के पेश नजर उन्हें कटवा दिया है। हम दरख्तों के करीब से दीवार फांदेंगे। ओके? मैंने कहा, ओके। हम ढलान उतर गए। 30-40 कदमों के फासले पर सामने ब्रिगेडियर की कोठी की दीवार शुरू हो जाती थी। हम एक जगह झाड़ियों में बैठ गए। औरंगजेब बोला, गार्ड ड्यूटी के फौजियों को खत्म करना होगा। इनकी मौजूदगी में हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मैंने आहिस्ता से कहा, ये फौजी पूरी दीवार के गिर्द चलकर पहरा देते हैं। अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया तो गेट पर मौजूद गार्ड को शक पड़ सकता है कि दोनों फौजी अभी तक चक्कर पूरा करने के बाद वापस क्यों नहीं आए। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, मैंने कमांडो रहीम से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। ये दोनों फौजी डोगरा हैं। ये पूरी दीवार का चक्कर नहीं लगाते। वो सिर्फ दीवार के इस तरफ निस्फ दायरे में गश्त लगाते हैं। दीवार के दूसरे निस्फ हिस्से को गेट की पोस्ट पर जो फौजी हैं वो चेक करते हैं। इस तरह हम दोनों फौजियों को खत्म कर देंगे तो गेट की पोस्ट पर फौजियों को उनके अंजाम की सुबह तक खबर ना होगी। औरंगजेब ने आहिस्ता से कहकर मुझे आगे से न बोलने की हिदायत की और धीमी सरगोशी में बोला, गार्ड्स आ रहे हैं। हमें दीवार जहां खम खाती थी उधर से अंधेरे से 2 इंसानी साए निकलकर दीवार के साथ साथ आते दिखाई दिए। वो बड़ी बेतकल्लुफी से चले आ रहे थे। इनमें से एक सिपाही सिगरेट पी रहा था। अंधेरे में उसने सिगरेट का कश लगाया तो सिगरेट नुक्ते की तरह रोशन हो गया। हम घात में बैठे बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। हमने जर्सी के स्याह नकाब अपने चेहरे पर खींच लिए थे। अब सिर्फ हमारी आंखें और नाक ही करीब से देखे जा सकते थे। दोनों फौजी दीवार के करीब से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। वो बातें भी कर रहे थे। उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज हमें आई थी। जरा आगे दीवार पर एक बल्ब रोशन था। वो उसकी रोशनी में से गुजरे तो हमें उनके कंधों से लटकी हुई स्टेन गन्ने नजर आई। जब वो दीवार के खम के साथ आगे निकल गए जहां वो अंधेरे में गुम हो गए तो कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, इन दोनों को खत्म करना जरूरी है। इस वक्त तो ये हमें नजर नहीं आ रहे। इस वक्त तो ये हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वापसी पर जब हम बेहोश लड़की को उठाकर दीवार की दूसरी तरफ होंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा कि ये दीवार के पीछे से गुजर रहे हैं या नहीं। तब ये दोनों हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरे साथ आओ। हम झाड़ियां और ऊंची घास वाली ढलान तेजी से उतरकर कोठी की दीवार से चंद कदमों के फासले पर एक दरख्त के पीछे एक हाथ लगाकर बैठ गए। हमने अपने अपने कमांडो चाकू निकालकर अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कान में सरगोशी की, तुम सामने दीवार के नीचे वाली झाड़ी में जाकर छुप जाओ। तुम अपनी तरफ वाले डोगरे को खत्म करोगे, मैं इस तरफ वाले को खत्म करूंगा। खबरदार, वार गर्दन पर करना होगा। पहला वार ही कारी होना चाहिए। उसकी हल्की सी आवाज भी न निकले। मैंने औरंगजेब को कोई जवाब न दिया और अंधेरे में झुककर दौड़ता हुआ सामने दीवार के करीब वाली झाड़ियों में घुसकर पंजों के बल बैठ गया। रात खामोश थी। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था कि हमें एक वक्त पर बिजली की तरह दोनों फौजियों पर अटैक करना होगा। ये बड़ी महारत का काम था। सबसे पहले मुझे उस तरफ से बातें करने और किसी के आहिस्ता से हंसने की आवाज आई जिस तरफ दोनों डोगरे फौजी गए थे। वो आगे जाकर दीवार की गश्त का निस्फ दायरा मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे थे। भीतर दीवार पर कुछ दूर बल्ब रोशन था। दोनों फौजी रोशनी में आ गए। वो एक दूसरे से बातें करते आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बेफिक्री से चले आ रहे थे। उनके दरमियान बमुश्किल आधे गज का फासला था। दीवार वाली रोशनी से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब अंधेरे में आते जा रहे थे। मैंने अपनी तरफ वाले फौजी को अपनी रेंज में ले लिया और मुझे मालूम था कि किस वक्त और किस जाविये से मुझे उस पर अटैक करना है। इसी तरह यकीनन कमांडो औरंगजेब ने भी अपने वाले फौजी को शिस्त में ले लिया था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। ये वक्त एक तजर्बाकार कमांडो की सारी तरबियत और सारे तजर्बे का इम्तिहान का वक्त होता है। जरा सी कमजोरी या भूल चूक उसे न सिर्फ अपने अहम मिशन की नाकामी बल्कि मौत से हमकिनार करा सकती है। इसलिए मेरी हालत ये थी कि मुझे सिवाय अपनी तरफ वाले डोगरे फौजी की गर्दन के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये गर्दन मुझे अंधेरे में भी नजर आ रही थी। गर्दन अंधेरे में मेरे करीब आती जा रही थी। जब वो उस झाड़ी के करीब आई जहां मैं पंजों के बल बिल्कुल तैयार बैठा था,
मुझे मालूम था कि जिस वक्त मैं हमलावर हूँगा उस वक्त कमांडो औरंगजेब का बड़ा चाकू दूसरे फौजी की गर्दन में उतर चुका होगा। दोनों फौजी एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। जब मैं झाड़ी के करीब से गुजरते हुए एक कदम आगे को निकला तो मैंने चीते की तरह अपने वाले फौजी पर छलांग लगा दी। छलांग लगाना और बड़े कमांडो चाकू का पूरा फल डोगरे फौजी की गर्दन में उतारना, ये दो अमल, दो फेल नहीं थे, ये एक ही अमल था। जब मैंने नीचे गिरे हुए फौजी की गर्दन से चाकू खींचकर बाहर निकाला तो देखा कि कमांडो औरंगजेब दूसरे फौजी के ऊपर बैठा उसकी जैकेट से अपने चाकू पर लगे हुए खून को साफ कर रहा था। उसने अंधेरे में मुझे इशारा किया। हमने दोनों फौजियों की लाशों को टांगों से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए ऊपर झाड़ियों के पीछे डाल दिया। कमांडो औरंगजेब ने जेब से नायलॉन की रस्सी निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। वो मुझे इशारा देकर दौड़कर दीवार के पास आ गया। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया। सारा प्रोग्राम, सारा अमल, सारा एक्शन पहले से तयशुदा था। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। औरंगजेब मेरे कंधे पर चढ़ गया। मैं आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। कमांडो औरंगजेब दीवार के ऊपर चढ़ गया था। उसने नायलॉन की रस्सी दीवार पर इस तरह डाल दी कि वो आधी मेरी जानिब और आधी दीवार की दूसरी जानिब लटकने लगी। मैंने अपनी तरफ वाली रस्सी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। कमांडो औरंगजेब रस्सी को पकड़कर दीवार की दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी तरफ जाते ही उसने रस्सी को हल्का सा झटका दिया। अब उसने दूसरी तरफ से रस्सी को पकड़ रखा था। मैं रस्सी की मदद से दीवार के ऊपर आया और दूसरी तरफ कूद गया। रस्सी को हमने इसी तरह दीवार पर ही रहने दिया। हम अंधेरे में दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। कमांडो चाकू हमारे हाथ में थे। उस वक्त हम आपस में कोई बात नहीं कर सकते थे। सारी बातें इशारों में हो रही थी। औरंगजेब ने सामने कुछ फासले पर कोठी के एक कमरे के रोशनदान की रोशनी की तरफ इशारा किया। ये ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बेटी उर्मिला मुखर्जी के बेडरूम के गुस्ल खाने की रोशनी थी। हम झुककर जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़कर उस रोशनी के नीचे आते ही बैठ गए। औरंगजेब ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। वो उर्मिला के बाथरूम की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कमांडो रहीम ने हमें यकीन दिलाया था कि उनकी खास नौकरानी रात को जाते वक्त इस खिड़की की चटखनी अंदर से खोल जाएगी। ये बड़ी नाजुक और सस्पेंस की खड़ी थी। खुदा न खास्ता अगर नौकरानी चटखनी खोलना भूल गई हो तो फिर हमें अपनी सारी हिकमत अमली को बदलकर किसी दूसरे फौरी मंसूबे पर अमल करना था, जो इस किस्म के हालात में साजगार भी हो सकता था और इंतहाई खतरनाक नताइज का हामिल भी हो सकता था। मैंने हाथ का हल्का सा दबाव खिड़की के एक पट पर डाला। खिड़की का पट हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। इस आवाज पर औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हम 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर औरंगजेब ने इशारा किया और वो खिड़की में से बाथरूम में घुस गया। उसके साथ ही मैं भी खिड़की के रास्ते बाथरूम में घुस गया। ये बड़ा मॉडर्न किस्म का गुस्ल खाना था। हैंगरों पर रंगीन तौलिए लटक रहे थे। एक शीशे की अलमारी में जनाना लिबास और साड़ियां लटकी हुई थी। सिंक के ऊपर बैजवी आईना लगा हुआ था। मैंने ये सब कुछ सरसरी नजर से देखा। इस दौरान कमांडो औरंगजेब बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर उसकी गोल हत्थी को बड़े आराम से घुमा रहा था। दरवाजा बेआवाज था। दरवाजे का एक ही पट था। औरंगजेब ने गुस्ल खाने की बत्ती की तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से उसका स्विच ऑफ कर दिया। बाथरूम में अंधेरा छा गया। उसके साथ ही कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो बेडरूम की रोशनी की लकीर अंदर आने लगी। थोड़े से खुले दरवाजे में से औरंगजेब ने दूसरी तरफ एक निगाह डाली, फिर पीछे हटकर मुझे इशारा किया। मैंने आगे होकर दरवाजे के लंबे दुर्ज में से झांक कर देखा। एक बड़े कीमती साजो सामान से सजा हुआ बेड था। पलंग पर एक लड़की ने अपने स्याह बालों को रेशमी तकियों पर पीछे की तरफ डाले गहरी नींद सो रही थी। करीब ही तपाई पर टेबल लैंप जल रहा था। 2-4 किताबें और प्लेट में एक शीशे का खाली ग्लास पड़ा था। हमने बेडरूम में जाकर जो कुछ करना था वो सब कुछ पहले से आपस में तय कर रखा था। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जरा सा पीछे किया। मैंने देखा कि उसके सीधे हाथ में क्लोरोफॉर्म की शीशी और रुमाल था। उसने शीशी में से क्लोरोफॉर्म के 10-12 कतरे रुमाल में डालकर उसे भिगोकर अपने हाथ की मुट्ठी में थामकर शीशी जेब में रखी और मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, एक्शन सिर्फ 10 सेकंड का है। मैंने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे से पीछे हट गया। सबसे पहले कमांडो औरंगजेब बेडरूम में दाखिल हुआ। उसके साथ ही मैं अंदर चला आया। दरवाजा बेआवाज था। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक दरवाजे को आधे से ज्यादा खोल दिया था। हम दोनों दबे पांव इस तरह ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की बेटी उर्मिला मुखर्जी के पलंग की तरफ पड़ रहे थे जैसे नायग्रा फॉल के ऊपर लोहे का तार तना हुआ हो और हम उसके ऊपर चल रहे हों। उर्मिला का जिस्म गर्दन तक जर्द और सब्ज धारियों वाले रेशमी कंबल में छुपा हुआ था। कमरे की फजा गर्म थी। लगता था कि बेडरूम में काफी देर तक बिजली का हीटर चलता रहा है जो सोने से पहले ऑफ कर दिया गया है। हम ऊपर से होकर उर्मिला के पलंग के सरहाने की जानिब आ गए। सांवले रंग की बंगाली लड़की उर्मिला बेफिक्र सो रही थी। कमांडो औरंगजेब ने अपना क्लोरोफॉर्म वाला हाथ जरा सा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आनंद फानन लड़की को गर्दन पर से इस तरह दबोच लिया कि मेरा एक हाथ उसकी गर्दन पर और दूसरा हाथ उसके मुंह पर था। वो हड़बड़ा कर जाग पड़ी थी।
उसने एक चीख जरूर मारी थी जो उसके हल्क के अंदर रही थी। मैंने उस चीख की लर्जिश और सनसनाहट अपने हाथों में महसूस की थी। उसके साथ ही कमांडो औरंगजेब ने क्लोरोफॉर्म के रुमाल वाला हाथ उर्मिला के नाक पर रख दिया था। मैंने उर्मिला के मुंह पर रखे हुए हाथ का दबाव थोड़ा सा कम कर दिया। उर्मिला ने तड़प कर 2-3 सांसें लीं। वो फटी फटी आंखों से हमें देख रही थी और उसके बाद उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जेब में से स्कॉच टेप निकालकर उर्मिला के मुंह पर चश्मा कर दी। यह स्कॉच टेप काफी चौड़ी और मजबूत थी और उर्मिला होश में आने के बाद भी मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल सकती थी। हमने उसके दोनों हाथ पीछे करके उसकी कलाइयां रेशमी रुमाल से अच्छी तरह बांध थी। उसके साथ ही कमांडो औरंगजेब ने बेहोश लड़की को अपने कांधे पर डाला और हम तेज तेज कदम उठाते बाथरूम में आ गए। मैं बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद गया। कमांडो औरंगजेब ने बेहोश उर्मिला को खिड़की से बाहर मेरे हवाले किया और खुद भी खिड़की में से बाहर आ गया। उर्मिला बड़ी नाजुक अंदाम, दुबली पतली सी बंगाली लड़की थी। उसका कोई खास वजन नहीं था। मैंने उसे अपने कंधे पर डाल रखा था। कमांडो औरंगजेब झुककर कोठी की दीवार की तरफ दौड़ गया। मैं उसके पीछे पीछे जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ दीवार के नीचे आ गया। कमांडो औरंगजेब ने मुझे खास इशारा किया। मैंने बेहोश लड़की को वहीं दीवार के साथ घास पर डाल दिया। दीवार पर लगी हुई रस्सी का एक सिरा औरंगजेब के हाथ में था। वो दीवार के साथ बैठ गया। मैं उसके कांधों पर पांव रखकर खड़ा हो गया। औरंगजेब उठ खड़ा हुआ। मैं दीवार के ऊपर पहुंचते ही लेट गया और अंधेरे में चेहरा उठाकर दूसरी तरफ का जायजा लिया। वहां कोई नहीं था। मैं दीवार की दूसरी जानिब उतर गया। इस दौरान औरंगजेब ने रस्सी को पकड़े रखा। अब मैंने रस्सी को मजबूती से अपनी कमर के गिर्द लपेटकर इस तरह पकड़ लिया जिस तरह रस्सा कशी के मुकाबले में सबसे आखिरी वाला पहलवान रस्से को अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेता है। दूसरी तरफ से रस्सी का तनाव काफी था। कमांडो औरंगजेब बेहोश लड़की को कांधे पर डाले रस्सी की गांठों को पकड़कर दीवार के साथ पांव टिका टिका कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। इसका अंदाजा मैंने रस्सी के तनाव से लगा लिया था। औरंगजेब जब बेहोश लड़की उर्मिला को लेकर दीवार के ऊपर आया तो सबसे पहले उर्मिला के दोनों बाजू और सर दीवार के ऊपर नमूदार हुए। उसके बाद वो खुद दीवार पर चढ़ा और उसने मुझे इशारा किया। मैंने रस्सी छोड़ दी और दीवार के साथ इस तरह खड़ा हो गया कि मेरी पुश्त दीवार के साथ लगी थी। कमांडो औरंगजेब ने ऊपर से बेहोश लड़की को नीचे लटकाया। लड़की बिल्कुल उसी तरह ऊपर से मेरे सामने आ गई जैसे हवा में मुअल्लक हो। मैंने उसे कमर से पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। मैं दोबारा दीवार के साथ खड़ा हो गया। अब मेरा मुंह दीवार की तरफ था। कमांडो औरंगजेब मेरे कांधों पर पांव रख कर नीचे कूद गया। ये सारा काम बमुश्किल 15 सेकंड में हो गया था। औरंगजेब ने रस्सी दीवार के ऊपर से खींचकर जैकेट की जेब में डाली। बेहोश लड़की को बाजुओं से पकड़कर अपनी गर्दन के गिर्द डाला और फिर एक हल्के से झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया। हम तेजी से ऊपर झाड़ियों और दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी सी चढ़ाई थी, आगे हमवार जगह थी। कमांडो औरंगजेब आगे आगे था, मैं उसके साथ साथ था। हम रात के अंधेरे में झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से जिस कदर तेजी से गुजर सकते थे गुजर रहे थे। आगे एक छोटी सी घाटी आ गई। औरंगजेब घाटी में उतर गया। इस घाटी में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। कमांडो औरंगजेब ने बेहोश लड़की को एक बड़े पत्थर पर लिटा दिया। अंधेरे में उसकी शक्ल के नक्श धुंधले नजर आ रहे थे। वो बेहोश थी। कमांडो औरंगजेब का सांस फूल रहा था। कहने लगा, हम ऊपर वाले टीले से होकर दूसरी तरफ जाएंगे। अभी हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, लड़की को मैं उठाऊंगा। और मैंने उसी तरह लड़की को बाजू से पकड़कर उसके बाजू को अपनी गर्दन में डाला और फिर कंधे पर डाल दिया। सामने वाली पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं थी। एक पथरीली पगडंडी पहाड़ी के पहलू से होकर दूसरी तरफ जा रही थी। हम उस पर चलते गए। लड़की का वजन ज्यादा नहीं था, फिर भी ये पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में कहीं चढ़ाई आ जाती है और कहीं उतराई आ जाती है। आदमी ने वजन उठाया हुआ हो तो पहाड़ों की उतराई पर भी वजन ज्यादा महसूस होता है। हम चलते गए। कमांडो औरंगजेब मुझसे 3 कदम आगे चल रहा था। पहाड़ी की दूसरी तरफ आकर उसने 2 कदम दाएं जानिब हटकर नीचे देखा। बोला, दरख्तों के नीचे मुझे वैगन की छत नजर आ रही है। कमांडो रहीम अपने साथियों की हमराह डिग्गी के मोड़ पर मौजूद है। आ जाओ। हम नीचे उतरने लगे। मैंने अपना पहलू बदलने की खातिर बेहोश लड़की को दूसरे कंधे पर डाल लिया था। नीचे अंधेरे में एक थोड़ा सा चौड़ा रास्ता था जिसके सामने वाले किनारे पर दरख्तों के नीचे एक वैगन खड़ी थी। हमें देखते ही 3 आदमी वैगन के करीब से निकलकर हमारी तरफ आए। सिर्फ कमांडो रहीम ने अपने चेहरे से नकाब हटाया हुआ था। बाकी दोनों कमांडोज के चेहरे नकाब में छुपे हुए थे। वो हमें अपने चेहरे नहीं दिखाना चाहते थे। उन्होंने फौरन बेहोश लड़की को मुझसे लिया और कमांडो औरंगजेब से धीमी आवाज में कहा, वैगन में आ जाए सर। तीनों कमांडो बेहोश लड़की को लेकर वैगन के अकबी हिस्से से अंदर चले गए। औरंगजेब ने मुझसे कहा, कमांडर रहीम खुद गाड़ी ड्राइव करेगा, तुम उसके साथ वाली सीट पर बैठोगे। मैं लड़की के पास वैगन के अंदर रहूंगा। गो। मैं तेजी से वैगन की तरफ गया और उसकी अगली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। खिड़की बंद कर ली। दूसरे लम्हे कमांडर रहीम दौड़ कर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उससे सेल्फ लगाकर इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे गाड़ी पहाड़ी कच्चे रास्ते पर तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी।